पढ़ेंगे लेबोरेटरी हैजार्ड्स के बारे में। अब सबसे पहली बात ये आती है कि लेबोरेटरी हैजार्ड्स होता क्या है। हैजार्ड का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा हैजार्ड का मतलब क्या होता है? हैजार्ड का मतलब होता है खतरा। लेबोरेटरी में किन किन तरीके के खतरे हो सकते हैं, तो उन खतरों को सबसे पहले तो परखना कि इस तरीके का खतरा हो सकता है, और उन खतरों से क्या क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया ना टॉपिक कि हमें क्या पढ़ना है? लेबोरेटरी में होने वाले खतरे और उनसे रिलेटेड हम क्या प्रिकॉशंस का यूज कर सकते हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो लेबोरेटरी हैजार्ड्स के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि टाइप्स कितने हैं, है ना। करो बेटा नेक्स्ट। देखो, तो सबसे पहले जब हम देखने के लिए आते हैं तो सबसे पहला खतरा जो होता है लेबोरेटरी में वो होता है केमिकल हैजार्ड, यानी रासायनिक खतरे। सबको पता है कि केमिकल्स जो होते हैं, अगर आपस में कोई ऐसा केमिकल रिएक्ट कर जाए और उसके रिएक्शन के फलस्वरूप जो तीसरी चीज जो बनेगी वो कितनी खतरनाक होगी उसका हमें अंदाजा भी नहीं होगा, है ना। तो केमिकल को बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी में। हमेशा केमिकल्स का जो स्टोरेज भी होता है वो भी बहुत सावधानी पूर्वक होता है। तो लेबोरेटरी हैजार्ड के अंतर्गत सबसे पहला जो हैजार्ड है वो है केमिकल हैजार्ड। आपकी इसमें मैंने दोनों लैंग्वेज में इस बार पीपीटी में लिख दिया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, लेकिन आप लोग लिखना सिर्फ इंग्लिश में ही। समझने के लिए मैंने हिंदी लिख दी है, नहीं तो पता चला कि किसी बच्चे को बिल्कुल इंग्लिश अभी झपी नहीं रही थी, तो इजी रहेगा उसको कि हिंदी में भी है तो समझ में आ जाए, फिर बाद में धीरे धीरे कोशिश करना। बाकी वीडियो डली ही रहेगी, तो जब मन हो तब समझ लेना, जब लगे कि यहाँ भूल गए हैं तो तब देख लेना। ठीक है, तो देखो केमिकल हैजार्ड से खतरे जो होते हैं, केमिकल किस किस टाइप के खतरे उत्पन्न कर सकते हैं। केमिकल हैजार्ड ऑक्योर व्हेन यू वर्क विद हार्मफुल केमिकल्स दैट कैन बी टॉक्सिक, करोसिव, फ्लेमेबल और रिएक्टिव। केमिकल ऐसे जब कभी भी आप केमिकल्स के साथ काम कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं? आपको जहरीले भी हो सकते हैं वो केमिकल, वो आपको जलन भी करा सकते हैं, ज्वलनशील भी हो सकते हैं, और किसी भी रिएक्शन के फलस्वरूप कोई प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। क्या प्रतिक्रिया होगी वो हमें पता नहीं होगा। हो सकता है हम इनहेल कर जाएं उन केमिकल्स के फलस्वरूप, कोई ऐसी गैस उठ जाए जिसको हम इनहेल कर जाएं और फिर वो हमें कोई ऐसी डिजीज क्रिएट कर दे जिसकी हमें उसकी बिल्कुल आशंका ही नहीं थी, इस तरीके की डिजीज हो जाएगी। तुमने सांस ली, कोई फेफड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई, कोई श्वास से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई, तो वो अगर इस तरीके के केमिकल्स उपयोग में लाते हैं तो फिर वो क्या कर सकते हैं? दीज केमिकल कैन कॉज बर्न्स, रेस्पिरेटरी इश्यूज और पॉइजनिंग इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली। अगर इनको प्रॉपर तरीके से हैंडल ना किया जाए तो फिर ये क्या क्या समस्याएं कॉज करेंगे? जला भी सकते हैं केमिकल, रेस्पिरेटरी डिजीज यानी श्वास से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, और कोई जहरीली कंडीशन भी बन सकती है, विषाक्त कंडीशन भी बन सकती है। हो सकता है कोई उन केमिकल्स से जो दो केमिकल्स या दो से अधिक केमिकल्स का जो मिक्सचर बनाया है उनसे जहर बन जाए, वो केमिकल जहरीला हो जाए, टॉक्सिक हो जाए, तो ये कंडीशन बन सकती है केमिकल्स के हैजार्ड्स के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट करो बेटा। देखो अब बैक करो। अब देखो टाइप्स ऑफ केमिकल हैजार्ड, कितने तरीके के केमिकल्स हैजार्ड होते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो जो मेन है वो है टॉक्सिक केमिकल्स। ठीक है, सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज हार्म व्हेन इनहेल, इंजेक्टेड और एब्जॉर्ब बाय द स्किन। लाइक एग्जांपल है साइनाइड और लेड, मतलब जो ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कैसे हैं? टॉक्सिक हैं, जो कि विषाक्त हैं। वे पदार्थ जो सांस के जरिए या तो मुंह से या स्किन में इनहेल हो जाए या स्किन के त्वचा के द्वारा अवशोषित होते हैं, वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। या तो हम उनको सांस के जरिए अंदर खींच लें, या मुंह से, या तो माउथ पे पिटिंग वगैरह कर रहे थे या कोई भी चीज कर रहे थे उसके जरिए मुंह में चले जाएं, या हमारी स्किन पे गिरे तो वो स्किन में एब्जॉर्ब हो गए। स्किन कई चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो फिर वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से केमिकल? जैसे साइनाइड, सीसा, लेड,
लेड और साइनाइड दोनों तरीके के ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर वो हमारे मुंह के माध्यम से अंदर चले जाएंगे, वो हमारे सांस के माध्यम से अंदर चले जाएंगे, या वो हमारी स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। समझ गए? तो ये रासायनिक खतरे का टाइप है। नेक्स्ट करो बेटा, और नेक्स्ट करो। दूसरा टाइप, एक तो दूसरा टाइप हमारा क्या है? क्रोसिव केमिकल्स। क्रोसिव केमिकल्स क्या होते हैं? सबस्टेंसेस दैट कैन डैमेज लिविंग टिश्यू और मटेरियल्स, यानी ऐसे केमिकल्स जो टिश्यू को भी जला सकते हैं, टिश्यू को भी गला सकते हैं, मतलब हमारे बॉडी के जो ऊतक हैं उनको भी गला सकता है, उनको जला सकता है। तो बेरसायन जो जीवन रक्षक ऊतकों या सामग्रियों को क्षति पहुंचा सकते हैं। टिश्यू क्या कर रहा है? टिश्यू हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर दे रहा है, एक पूरा ऑर्गन्स का निर्माण कर रहा है, तो उनको क्या कर सकते हैं? वो नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसे केमिकल्स। जैसे इनमें कौन कौन से केमिकल्स आते हैं? तो इनमें दो तरीके के होते हैं, एक तो एसिड्स होते हैं और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। तो अगर कोई एसिड वाला पदार्थ, देखा होगा कई सारे लोग कोई एसिड से वो हो जाते हैं, जैसे कई सारे केस भी हुए हैं, लड़कियों के मुंह पे एसिड मार देते तो वो पूरा हिस्सा जल जाता है। एसिड जो होता है वो जला देता है, इस टिश्यू को गला देता है एसिड, इतना भयंकर रिएक्ट करता है। तो फिर ये किस तरीके के केमिकल हो जाएंगे? क्रोसिव केमिकल। क्रोसिव केमिकल यानी संक्षारक रसायन। संक्षारक का मतलब है टिश्यू का क्षरण कर दे, गिरा दे, झरा दे। झाड़ू जानते हैं, झरना, तो वही संक्षारक मतलब क्षरण कर दे वो उस चीज का, तो वो टिश्यू का क्षरण करने वाले केमिकल्स होते हैं। नेक्स्ट करो बेटा। फिर फ्लेमेबल केमिकल, ज्वलनशील, ज्वलनशील रसायन। सबस्टेंसेस दैट इजीली कैच फायर, ऐसे सबस्टेंसेस यानी ऐसे पदार्थ जो आसानी से आग को पकड़ सकते हैं, जो आसानी से आग को पकड़ लेंगे, जैसे एल्कोहल और इथर। ये दोनों ही केमिकल ऐसे होते हैं जो आग को पकड़ सकते हैं। पता ही होगा, एल्कोहल में थोड़ी सी आग लगाओ भग से जल जाएगी, इथर भी ऐसे ही होता है, उसमें थोड़ी सी आग लगाओ तुरंत जल जाएगी। तो इन केमिकल्स से भी हमें खतरा हो सकता है, इन केमिकल से भी हमें हजार्ड, जैसे ज्वलनशील केमिकल जो है। नेक्स्ट करो बेटा। फिर रिएक्टिव केमिकल्स, कौन से केमिकल्स हैं? सबस्टेंसेस दैट रिएक्ट वॉलेंटरी विथ एयर, वाटर और अदर केमिकल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम। प्रतिक्रियाशील होते हैं, ये रिएक्टिव केमिकल्स होते हैं, प्रतिक्रियाशील होते हैं। बेरसायन जो हवा, पानी या अन्य रसायनों के साथ हिंसक प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम। सोडियम जो होता है इसको हम कभी भी खुले में नहीं रखते हैं, पता है? काय में रखते हैं इसको? मिट्टी के तेल में, इसको केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को अगर आप खुले वातावरण में रखोगे और वो पानी या हवा से रिएक्ट करेगा, फट से आग लग जाएगी। आप लोगों ने केमिस्ट्री की लैब में पढ़ा होगा। तो इन केमिकल से भी हमें खतरा हो सकता है, तो इनको हमेशा सावधानी से रखना होता है। जो जादूगर होते हैं ना, जादू वगैरह दिखाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा गांव में वगैरह जादू दिखाने आते हैं, बोले गिलास में थोड़ा सा पानी डाला, भूम से आग लग गई। वो ऐसे ही केमिकल्स का उपयोग करते हैं, वो कोई अलग से जादू नहीं दिखा रहे हैं। सोडियम एक ऐसा पदार्थ है कि वो हवा से भी अगर रिएक्ट कर जाए ना खुले में, तो उसमें फट से आग लग जाती है। और फिर उसके ऊपर तो उसको तो पानी डाल दे रहे हैं, पानी से रिएक्ट करवा रहे हैं, उसमें तो आग लगना जाहिर सी बात है। तो ऐसे केमिकल्स जो होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या करते हैं कि ये अगर हवा के संपर्क में आते हैं, वाटर के संपर्क में आते हैं, पानी के संपर्क में आते हैं, तो इनमें आग लग जाती है और ये ज्वलनशील बन जाते हैं। समझ आई बात? या फिर या किसी ऐसे तरीके के गैस को रिलीज करेंगे जो बहुत ज्यादा हानिकारक होगी। नेक्स्ट करो बेटा। सावधानियां, प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है? सबसे पहले यूज पीपीई। 2020 से पहले कोई पीपीई नहीं जानता था, जानते थे क्या? सुना था कभी पीपीई? आरटीपीसीआर सुना था 2020 से पहले? नहीं सुना था। लेकिन अब सब पीपीई भी जानते, पीपीई किट, और आरटीपीसीआर भी जानते हैं, सब जानते हैं। कोविड के बाद सबको समझ में आ गया, पीपीई किट भी समझ में आ गई थी और आरटीपीसीआर भी समझ में आ गया था। तो हमेशा यूज पीपीई सच एज ग्लव्स, गॉगल्स एंड लैब कोट्स। पीपीई का मतलब होता है पूरा प्रोटेक्शन की एक लेयर शरीर में तैयार करना। पीपीई तो एक वो पूरी किट बनाई हुई है कि उसको ऐसे पहन के और चेन लगाई और फुल पैक हो जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसी इस तरीके के केमिकल से आप काम कर रहे हो, इस तरीके के केमिकल्स के संपर्क में आप आ रहे हो, तो हमेशा
दस्ताने, आपका जो लैब का, कई लैबों में गॉगल्स होते हैं, व्हाइट गॉगल्स होता है या एम्बर्ड कलर टाइप के गॉगल्स होते हैं, उनको लगा के रखो, आंखों में भी तो रिएक्शन हो सकता है, तो उनको हमेशा, और लैब कोट यानी आपका एप्रोन, ये हमेशा पहने हुए होने चाहिए, ये पहली सावधानी है। नेक्स्ट करो। दूसरी, इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन एंड यूज फ्यूम हुड, सही वेंटिलेशन का ध्यान रखें और फ्यूम हुड का इस्तेमाल करें। फ्यूम हुड आपको बताया था ना, फ्यूम हुड अभी परसों मैंने लैपटॉप में दिखाया था जब क्लास ले रहा था, कि एक ऐसा केबिन जिसमें सिर्फ हाथ डाल के अपन काम करते रहते, वो फ्यूम हुड कहलाता है। नेक्स्ट करो। फिर फॉलो केमिकल स्टोरेज एंड डिस्पोजल गाइडलाइंस, जो भी केमिकल्स लैब में यूज हो रहे हैं उनको स्टोर करने का, यानी उनको सही तरीके से रख रखाव करने का, और उनको जब भी डिस्पोजल का, यानी जिस जो यूज हो गया है उसको डिस्कार्ड करना है, तो प्रॉपर गाइडलाइंस जो होती हैं, जो उनके डिस्कार्ड करने की जो गाइडलाइंस है, उनका उपयोग करना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए। समझ आई बात? तो ये 3 तरीके के आपको सावधानियां, प्रिकॉशंस, नेक्स्ट करो बेटा, रखना चाहिए। फिर दूसरा आता है केमिकल हैजार्ड्स के बाद आता है बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, यानी जैविक खतरे। एक तो केमिकल हो गया, केमिकल समझ गए आप लोग कितने तरीके के केमिकल होते हैं, उनसे क्या क्या खतरे हो सकते हैं। फिर आता है बायोलॉजिकल खतरे, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। अब बायोलॉजिकल यानी जैविक खतरे, वो कौन कौन से होते हैं? बायोलॉजिकल हैजार्ड अराइज फ्रॉम एक्सपोजर टू बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन। मतलब जैविक खतरे कौन कौन से होते हैं उन तक। अब ये जैविक खतरे उत्पन्न किन से होते हैं? अब चूंकि ये बायोलॉजिकल हैजार्ड है, तो ये उत्पन्न होंगे किससे? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से, या ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जिनकी वजह से ये खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, जो हमें संक्रमण, इन्फेक्शन क्रिएट करें, जो एलर्जी क्रिएट करें। तो ऐसे अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनसे भी हमें हैजार्ड्स हो सकता है, उनसे भी हमें खतरा हो सकता है। समझ आई बात? तो ये कौन से हैजार्ड हो गए? बायोलॉजिकल हैजार्ड। नेक्स्ट करो। देखो अभी देखते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं बायोलॉजिकल हैजार्ड्स के। सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो संक्रामक एजेंट होते हैं उनको देखते हैं। उसमें कौन कौन सा आता है? सबसे पहले बैक्टीरिया, फिर आता है वायरस, फिर आता है फंजाई दैट कैन कॉज डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, HIV और हेपेटाइटिस। संक्रामक एजेंट बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद, जो रोग जैसे तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस, TB समझते हो, HIV, ह्यूमन, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ। अरे बाप रे, वो तो एड्स का हो गया। बता, चलो ठीक, किसी को तो आता है। HIV और हेपेटाइटिस, जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं। अच्छा, HIV का एक विंडो पीरियड होता है, मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। आपको पता है HIV का विंडो पीरियड क्या होता है? मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, इस पे देखना। HIV का विंडो पीरियड वो होता क्या है, कितने दिनों का होता है, क्या कहलाता है। जब कभी भी एक बार देख लेना तो समझ आ जाएगा। छोटी छोटी मैं शॉर्ट्स वाली वीडियो बनाता रहता हूँ, तुम लोगों ने नहीं देखी होंगी शायद। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट जो होता है वो HIV से ग्रसित हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी में उतनी एंटीबॉडीज बन नहीं पाती हैं कि वो ब्लड में डिटेक्ट हो सके। ब्लड में डिटेक्ट हो नहीं पाती हैं वो एंटीबॉडीज, तो जब ब्लड से टेस्ट करने जाते हैं उसका HIV का, तो वो नेगेटिव आता है, लेकिन वो HIV पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसका विंडो पीरियड चल रहा होता है उस टाइम पे। वो विंडो पीरियड जो होता है वो 2 से 3 महीने का होता है, मतलब 90 दिन का होता है लगभग। 90 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडीज बन जाती हैं। हो सकता है उस पेशेंट ने 90 दिन के अंदर अंदर वो टेस्टिंग करवा ली हो HIV की, उसका आया हो नेगेटिव, उसको यही लगे कि वो नेगेटिव है, लेकिन वो एक्चुअल में पॉजिटिव है। ऐसी कोई कंडीशन बनेगी तो अगर वो किसी के कांटेक्ट में आता है या उसका ब्लड किसी के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वो सामने वाले को पॉजिटिव कर देगा, सामने वाले को उस चीज से ग्रसित कर देगा। जो इसके सिम्टम्स होते हैं, अगर उस तरीके के कोई सिम्टम्स किसी पेशेंट में दिख रहे हैं, तो उसका सबसे सही तरीका ये होता है कि उसको एक बार और रुक के टेस्ट करवाओ,
उसके 2-3 महीने के अंतराल में, 2 महीने के अंतराल में टेस्टिंग रिपीट करवा दो। तो अगर जो विंडो पीरियड उसका चल रहा है तो वो खत्म हो जाता है और पर्याप्त बॉडी एंटीबॉडीज बन जाती हैं शरीर में। फिर जब टेस्टिंग होती है उसकी तो फिर वो डिटेक्ट हो जाता है HIV। देखना, देखते रहा कर, थोड़ा समझ आ जाएगा। तो ये कैसे हो गए? इन्फेक्शियस एजेंट्स हो गए हैं, इनसे भी हमें खतरा हो सकता है। नेक्स्ट करो बेटा। फिर आते हैं एलर्जिक रिएक्शंस। कौन से हैं? एलर्जिक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं। एक्सपोजर टू बायोलॉजिकल एजेंट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स दैट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन, जैसे एनिमल डेंडर्स। जैविक तत्वों या जानवरों के उत्पादों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली एलर्जी प्रतिक्रियाएं, यह भी एक खतरा हो सकता है। हो सकता है कि किसी को एलर्जी हो उस चीज से, जैसे कई लोगों को कुत्तों से एलर्जी होती है, बिल्लियों से एलर्जी होती है, ये एलर्जी हो सकती है। और वो बिल्ली या कुत्ते से नहीं है, वो उनके बालों से है, उनके जो पराग कण है उससे है। तो वो उस पर्टिकुलर चीज से हो सकती है। पता चला उड़ा, वो अगर हमारी नोज से एंटर कर गया, माउथ से एंटर कर गया उनका बाल है, तो फिर उसके लिए वो एंटीबॉडीज, जो शरीर में जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, वो एलर्जी होती है। या तो स्किन में इचिंग होने लगेगी, या नोज से पानी गिरने लगेगा, या अलग अलग तरीके की कंडीशन बन सकती है एलर्जिक वाली स्थिति में। तो एक एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है जो कि बायोलॉजिकल हैजार्ड्स के अंतर्गत आता है। क्यों गुप्ता जी, रात भर जागे हो, मजा नहीं आ रहा है? क्या हुआ बताओ तो। तुमने इतना फाड़ा मुंह, पता है इतना बड़ा भैंस भी नहीं फाड़ सकती जितना तुमने तेज फाड़ा है? नहीं लग रहा हो मन तो जाके बैठ जाओ क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट करो। अब देखते हैं प्रिकॉशंस, क्या क्या उनसे सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले, वर्क इन बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स व्हेन हैंडलिंग इन्फेक्शियस मटेरियल। जब भी कभी ऐसे संक्रामक सामग्रियों का उपयोग हम कर रहे हो तो हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशंस का यूज करना चाहिए। उसके लिए जैसे कोई कैबिनेट, जैसे फ्यूम हुड बताया था, उसका उपयोग करना चाहिए। यानी हम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आई ना, कांच के उस पार काम हो रहा, अब चाहे उसमें गैस उठती रहे, चाहे वो केमिकल रिएक्शन होते रहे, हम अपने हाथों को बस अंदर रखेंगे। जब तक अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन लगेगी तुरंत उससे बाहर करके उसको पैक कर देंगे, तो अंदर ही अंदर वो क्या होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा। उसमें एक शटर जैसी डली रहती है, ठीक है। अब वो कांच की जो शटर है, देखना आप लोग समझ रहे, कांच का ऐसा कैबिन बना हुआ है, वो शटर इतनी नीचे से इतनी खोली हुई थी, उसमें से नीचे हाथ डाल के वो काम कर रहे थे। अगर आपको लगा कि कोई ऐसी गैस उससे उठ रही है जो कि अगर एटमॉस्फेयर में फैलेगी तो फिर वो क्या करेगी, नुकसान करेगी, तुरंत जैसे लगा तुरंत बाहर हाथ निकाले तो जन शटर गिरा दी। वो अंदर ही अंदर वो क्या होता रहेगा, वो अंदर ही अंदर फैलता रहेगा, वो बाहर आएगा नहीं। फिर बाद में उसका उपयोग इलाज कर लिया जाएगा जो अंदर फैल गया है, क्योंकि उसके अंदर भी फिर उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल किया जाएगा। बाद में हम हर तरीके से इमरजेंसी बुला लेंगे और बड़े लोगों को बुला लेंगे, बड़े लैब वालों को बुला लेंगे उसका, लेकिन कम से कम खतरा क्या टल जाएगा कि बाहर उसको बचाने से। जैसे एक बार भोपाल में गैस कांड हुआ था, MIC रिसी थी, 30-30, 40-40 किलोमीटर तक फैल गई थी। अगर ऐसी कोई सुविधा, जैसे MIC रिसी मान लो, MIC को छोटी छोटी बोतलों में रखते हैं विदेशों में, इतनी सी बोतलों में उपयोग किया जाता है, टैंकर भर के रखा था। अगर कोई इस तरीके की कंडीशन होती है और जैसे मान लो इतना सा हम उपयोग कर रहे थे, उसको हम बंद कर देते, अब वो अंदर ही अंदर होती रहती एक डब्बे में पैक। जैसे कांच की बोतल में कोई केमिकल भरा हुआ है, पैक है, तो वो बाहर थोड़ी निकलेगा। तो हमेशा ऐसे कैबिनेट्स का उपयोग करना चाहिए जब भी कभी बायोलॉजिकल केमिकल्स का उपयोग कर रहे हो। नेक्स्ट करो। यूज ग्लव्स, मास्क एंड अदर प्रोटेक्टिव गियर्स। हमेशा ये तो है ही, मास्क, ग्लव्स और एप्रॉन्स वगैरह का उपयोग तो करना ही है। नेक्स्ट करो। प्रॉपरली डिस्पोजल ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट इन बायोहजार्ड कंटेनर। जैविक कचरे को सही तरीके से क्या करना चाहिए, बायोहजार्ड कंटेनर्स में नष्ट करना चाहिए। कचरों का अलग अलग कलर के हिसाब से वो डिसाइड होता है कौन सा कचरा किस डिब्बे में जाएगा, कौन सा कचरा किस डस्टबिन में जाएगा। तो इन चीजों का भी हमें प्रॉपर गाइडलाइन पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करो बेटा। फिर आते हैं फिजिकल हजार्ड्स, यानी भौतिक खतरे। हो सकता है कि कोई काम करते करते हमें ही चोट लग जाए, हम ही उस चीज से ग्रसित हो जाएं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, फिजिकल हैजार्ड आर रिलेटेड टू अनसेफ वर्किंग कंडीशंस और इक्विपमेंट दैट कुड लीड टू एक्सीडेंट और इंजरीज सच एज इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स,
एक्सट्रीम टेम्परेचर और मशीनरी। फिजिकल हैजार्ड्स में कौन कौन से खतरे हो सकते हैं? या तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या फिर इंजरीज हो सकती है, एक्सीडेंट के फलस्वरूप इंजरी हो जाएगी, कोई ऐसी चीज हम गिर जाएं, टूट जाए कोई सामान, कांच लग जाए, इस तरीके के कोई भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स, विद्युत आघात, बिजली का झटका लग सकता है। इसके अलावा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा वहां बढ़ जाए तो फिर इतना बढ़ जाए कि वो हम सहन ना कर पाए, तो फिर वो फिजिकल हैजार्ड हो जाएगा। और मशीनरी, हो सकता है कि मशीनरी से कोई खतरा हो जाए, कोई मशीन से हमें चोट लग जाए या कोई मशीन का कोई पार्ट हमें चुभ जाए या कुछ भी हो जाए, तो इस तरीके के भी खतरे हो सकते हैं, इनसे भी हमें बच के रहना होता है। भौतिक खतरे या सुरक्षित कार्य स्थितियों या उपकरणों से संबंधित होते हैं जो दुर्घटना या चोटों का कारण बन सकते हैं, जैसे कि विद्युत आघात, अत्यधिक ताप या मशीनरी। समझ गए? नेक्स्ट करो, कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है, भौतिक खतरों के। इलेक्ट्रिक हजार्ड, सबसे पहले तो विद्युत, बिजली का झटका लग सकता है। अगर कोई ऐसी फॉल्टी वायरिंग है या तो कमजोर वायरिंग है जिस पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, फॉल्टी वायरिंग और इक्विपमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रिक शॉक, हो सकता है कोई ऐसी वायरिंग हो, कोई ऐसी तार हो जो बहुत पतला है जिसके ऊपर लोड बहुत आ रहा था, तो उसके ऊपर की जो लेयर है वो गर्म होना शुरू होगी, उस पर लोड आएगा तो वो गर्म होगी, वो जलना शुरू होगी और वो जल के हो सकता है हमें शॉक लग जाए। जैसे दो वायर आ रहे थे, एक फेस वाला, एक अर्थिंग वाला, दोनों पे खूब सारा लोड पड़ा तो दोनों क्या होंगे? गर्म होंगे। वो गर्म होंगे ना, गर्म होंगे तो उसके ऊपर जो रबड़ की लेयर थी वो क्या होगी? पिघल जाएगी और फिर दोनों अर्थ और फेस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक, अभी यहां हुआ ना, देखा है, ऐसे ही तो हुआ था बहुत सीढ़ियों के नीचे जो आग लग गई थी सैटरडे के दिन, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन बन सकती है, वहां भी शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो जब कभी ऐसे वायरिंग हो, पतले हो वायर, उस पर लोड बहुत ज्यादा पड़ रहा हो तो फिर उसमें क्या हो सकती है? आग लग सकती है। नेक्स्ट करो बेटा। फिर आता है थर्मल हजार्ड यानी तापीय खतरे, एक्सपोजर टू हॉट और कोल्ड सरफेसेस कॉजिंग बर्न और फ्रोस्ट बाइट। गर्म या ठंडी सतहों पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हो सकता है जैसे बहुत ज्यादा गर्म हो, अगर उस पर हमारा गलती से हाथ पड़ जाए या कोई ऑर्गन टच हो जाए तो फिर तुरंत उधर जल जाएंगे, वो भी क्या हो जाएगा? फिजिकल हैजार्ड हो जाएगा। या फिर बहुत ज्यादा ठंडी चीज हो तो उससे भी जलन हो सकती है, उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठंडे और गर्म चीजों से भी, टेम्परेचर से भी हमें क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट करो बेटा। फिर आता है मैकेनिकल हजार्ड यानी यांत्रिक खतरे, मशीनों से खतरा हो सकता है। वर्किंग विथ मूविंग पार्ट और मशीनरी दैट कैन कॉज कट्स, ब्रशेस और अदर इंजरीज, यानी कोई ऐसी मशीन के साथ आप काम कर रहे हो जिसमें क्या हो रहे हैं? पार्ट्स मूव हो रहे हैं। जैसे आप मान लो आपका माइक्रोटोमी है, उसमें इतनी बड़ी ब्लेड लगी रहती है, आप उससे काट पीट रहे हो, टिश्यू की कटिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पता चला काटने के लिए यूज कर रहे थे, उसमें आपकी उंगली आ गई, उसकी भी ग्रॉसिंग हो गई उंगली की, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इस तरीके भी खतरे, मशीनों से भी हमें खतरे हो सकते हैं। नेक्स्ट करो। प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए? यूज इंसुलेटेड इक्विपमेंट व्हेन वर्किंग विद इलेक्ट्रिक डिवाइस, विद्युत उपकरणों के साथ काम कर रहे हैं तो इंसुलेटेड उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। इंसुलेटेड उपकरण ऐसे कि जैसे कोई रबड़ की चीजों का उपयोग करे, रबड़ के ग्लव्स पहने, अगर जैसे कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि मान लो यहाँ क्या हो सकता है? करंट लग सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो फिर उपकरण आते हैं ना, रबड़ के ग्लव्स पहन के वो तारों पे चढ़ जाते हैं 20-20 हजार वाट के, वो 32,000 36,000 कौन सी लाइन होती, 11,000 वाट की रबड़ के ग्लव्स, रबड़ के जूते वगैरह, इन सब चीजों का फिर उपयोग करना चाहिए अगर इस तरीके की कोई कंडीशन लगती है। उसके बाद हैंडल, इसके बाद हैंडल हॉट और कोल्ड सब्सटेंसेस विद केयर एंड यूज थर्मल ग्लव्स। जब कभी भी गर्म या ठंडी चीजों का उपयोग कर रहे हो तब हमें मोटे ग्लव्स जो होते हैं ना उनका उपयोग करना चाहिए। डायरेक्ट सीधे ना तो हमें डायरेक्ट बहुत ज्यादा ठंडी चीज को पकड़ना चाहिए, ना बहुत ज्यादा गर्म। होशियार नहीं बनना चाहिए, जैसे मम्मियां बनती है ना घर में होशियार, जैसे उस पे से रोटी ऐसे फट से पलट रही है, भैया चमीटा ले लो, क्या दिक्कत है? वो
वो होशियार बनने की कोशिश करती है बहुत। अरे हमें तो एक्सपी हाथ जल जल के लोखंड हो गए, एकदम लोहे के बन गए, ऐसे तवे पे से ऐसी रोटी उठा के ऐसे कर देती है। होता है, तुम लोग भी करते हो, कोई कोई तुम भी होशियार बन रहे हो। होशियार बनना बोलते, उसको बहुत ज्यादा समझदारी नहीं बोलते। भाई चमीटा है उससे कर लो, चिमटा का इस्तेमाल करो ना, है ना। तो इस तरीके की अगर चीजों का उपयोग कर रहे हो तो हमेशा दस्तानों का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट करो, कीप मशीनरी प्रॉपरली मेंटेन एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ मूविंग पार्ट। मशीनरी वगैरह जो है उसको क्या करना चाहिए, हमेशा वो मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई चीज उसकी खराब हो गई या कोई पार्ट से इधर उधर हो गया है तो बोले चल रहा है काम तो चल रहे हो, बोले काम चल रहा है, वो काम ना चलाना। और हमेशा अगर कोई मूविंग पार्ट है उससे, तो उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर उसमें कोई ऐसा पार्ट है जो मूव हो रहा है तो हमेशा उससे क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके फिर हमें काम करना चाहिए, नहीं तो खतरा हो सकता है। नेक्स्ट करो, फिर आता है एग्रोनॉमिक हैजार्ड। एग्रोनॉमिक हैजार्ड क्या होते हैं? एग्रोनॉमिक हैजार्ड ऑक्यूर्स ड्यू टू पुअर पोस्चर, रिपीटेटिव मूवमेंट और अनकंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन लीडिंग टू मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर और स्ट्रेन इंजरीज। अब सुनो, ये हमारी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, बहुत ज्यादा लोड आपके ऊपर है, बार बार वही काम कर रहे हैं, तो फिर दिमाग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। एक काम को 10 बार करना पड़े, 100 बार करना पड़े, 1000 बार करना पड़े, तो फिर क्या होगा, शरीर थकने लगेगा उसी काम को रिपीट। अगर काम बदलता रहे तो फिर क्या होता है, जैसे पढ़ने के लिए बोलते हैं, पढ़ने का सबसे अच्छा वो होता है जब आप लोगों के साथ होता होगा, आप लोग इसको ट्राई करके देखना कि जब कभी भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हो तो आप देखते हो कि 1 घंटे 2 घंटे अगर पढ़ लिया फिर उसके बाद आलस आने लगता है। वो पता आलस कहां से आने लगा है, कि आप उसी सब्जेक्ट को बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं। आप जैसे ही आपको आलस शुरू हो, आप अपना सब्जेक्ट बदल दीजिए, आप अपना कंटेंट बदल दीजिए, समझ आई बात। आप अपना कंटेंट चेंज कर दीजिए। आप जैसे हिस्टोलॉजी पढ़ रहे थे, 2 घंटे पढ़ लिया, अब आपको बोरियत लगने लगी, बोरियत नहीं या हर दिमागी थकावट होने लगी, आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए तुरंत, आप और कुछ पढ़ने लगिए, तो फिर आपको एनर्जी आ जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद फिर से रिपीट कर देना। ऐसे में क्या होता है, दिमाग जो है इसको पागल बना के रखना पड़ता है। ये बहुत होशियार बनता है अपने आप में, लेकिन हम उससे ज्यादा होशियार हैं, है ना। तो दिमाग को थोड़ा सा घुमा फिरा के रखना पड़ता है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि कोई खराब पोस्चर में कोई काम कर रहा हो, पता चला वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको एक लात से खड़े होकर ही काम करना पड़ रहा है, या कोई बहुत कंजस्टेड जगह है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी मांसपेशियों में पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, उसके स्केलेटन में प्रॉब्लम होने लगेगी, उसके पोस्चर में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इस तरीके की अगर कोई कंडीशन बनेगी तो वहां पे कौन सा हैजार्ड हो जाएगा, एग्रोनॉमिकल हैजार्ड। एग्रोनॉमिकल खतरे उसको बोला जाएगा। एग्रोनॉमिकल खतरे खराब मुद्रा, लगातार दोहराए जाने वाले कार्य या असुविधाजनक कार्य स्थिति से उत्पन्न होते हैं, जो मांसपेशियां और हड्डियों के विकारों या खिंचाव की चोटों का कारण बन सकते हैं। समझ आ गई बात? बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट करो बेटा, प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां हैं इसमें। सेटअप एग्रोनॉमिकल वर्क स्टेशन। एग्रोनॉमिकल मतलब जो कार्यस्थल होना वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, वहां पे ना कोई दिमागी स्ट्रेस रहे, ना कोई रिपीटेशन रहे, ना कोई वहां पे कंजस्टेड एरिया रहे, प्रॉपर कोई ऐसे या तो चेयर हो या स्टूल्स हो जिन पे बैठ के हम प्रॉपर रिलैक्स के साथ कोई काम कर सके, तो फिर इस तरीके की कोई कंडीशन, एग्रोनॉमिकल हैजार्ड की कोई कंडीशन नहीं बनेगी। नेक्स्ट करो, टेक ब्रेक्स टू अवॉइड रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज। जब कभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको एक ही सब्जेक्ट बहुत बार बार पढ़ना है तो फिर आप क्या करोगे, 10-15 मिनट का रेस्ट ले लो। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, 2 घंटे पढ़ लिया या 1 घंटे पढ़ लिया, 15 मिनट का रेस्ट ले लो। आप रेस्ट ले लिया, फिर यही आपको जीवन भर, पूरी जीवन भर काम करना है, यही काम करना है जीवन भर। 2 घंटे आपने काम कर लिया, आपको 1 घंटे क्लास पढ़ा के हम लोग क्या कर देते, 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, थोड़े से रिलैक्स हो जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे। 3 घंटे होने के बाद देखा कि 3 घंटे हो गए, अब आप लोगों के ऊपर खूब लोड आ गया, तो एक लंच ब्रेक दे दिया 1 घंटे का, अब आप फ्रेश हो जाओगे, फिर आपने 2-3 घंटे पढ़ना शुरू किया। इस तरीके से आप दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स देते हुए फिर करते जाएं, तो इस तरीके की कोई कंडीशन, हैजार्ड की कंडीशन नहीं बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट करो, यूज एडजस्टेबल चेयर्स एंड वर्क एट प्रॉपर हाइट्स।
हमेशा जो ऐसी कुर्सियां होती हैं जिनमें एडजस्ट करने की व्यवस्था होती है, जो ऊपर नीचे हो जाती हैं या मूव हो जाती हैं, तो ऐसी चेयर्स का उपयोग करना चाहिए। और जो हम काम कर रहे हैं वो प्रॉपर हाइट पे होनी चाहिए, है ना। अगर कोई जैसे मान लो कोई लड़की है जो खाना बना रही है किचन में, अगर वो किचन का प्लेटफॉर्म इस लेवल पे हो तो फिर वो बना लेगी क्या खाना? रोटी बना लेगी? बना पाएगी क्या? और वही अगर इस लेवल पे हो तो फिर वो आराम से बना लेगी, थकेगी? बना लेगी वो उस पे भी, लेकिन 2 रोटियां बनाने के बाद उसकी बैंड बच जाएगी। तो ये कंडीशन कब नहीं होगी? जब प्रॉपर हाइट्स हो, प्रॉपर हम अपने लेवल से खड़े हो, शोल्डर के लेवल पे हम अच्छे से काम कर रहे हो, तो फिर इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो हमेशा एडजस्टेबल चेयर्स का उपयोग या एडजस्टेबल स्टूल्स का उपयोग करना चाहिए और प्रॉपर हाइट होना चाहिए जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करो। फिर आते हैं ह्यूमन एरर्स, मानव त्रुटि। मानव त्रुटि से भी हैजार्ड हो सकता है भैया, सबसे ज्यादा तो बड़ी मानव त्रुटि ही है, उसी से सबसे ज्यादा खतरा होता है। ह्यूमन एरर्स रेफर्स टू मिस्टेक मेड बाय लेबोरेटरी पर्सनल्स व्हिच कैन लीड टू एक्सीडेंट, स्पिल्स और अनसेफ practices. These errors can happen due to lack of training, negligence or improper procedure. यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा सा डार्क हो गया? अब मानव त्रुटि क्या क्या किन किन वजह से हो सकती है? अगर कोई कर्मचारी ऐसा है जो प्रॉपर, जिसको गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर जिसको अनुभव नहीं है, वो उधर काम कर रहा है, तो हो सकता है वो त्रुटि कर दे, वो उसमें गलती करे, गलती के फलस्वरूप कितनी बड़ी गलती हो जाए कोई जान थोड़ी सकता है। तो इससे बचने के लिए कोई भी लापरवाही ना हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, प्रॉपर पता होनी चाहिए सब चीजों को। बच्चे फर्स्ट ईयर से ही काम करना शुरू कर देते लैब में, जो कि बहुत गलत है। आपको कुछ नहीं पता है, आप कम से कम बेसिक तो पढ़ो। लैब में सीधे जाके बेसिक थोड़ी पता चलेगा वहां कि हमें क्या करना चाहिए। बेसिक आपको फर्स्ट ईयर की किताबों में मिलेगा, सेकंड ईयर की किताबों में मिलेगा। आपको अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना है, आपको अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना है, अपनी लैब की सुरक्षा पे ध्यान देना है, जो कि आपको बेसिक में पढ़ाया जाएगा। बेसिक में पढ़ के ही चीजें समझ आएंगी कि हमें इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। समझ आई बात? मानव त्रुटि उन गलतियों को संदर्भित करती है जो प्रयोगशाला कर्मचारियों द्वारा की जाती है। ठीक है, जैसे दुर्घटना, रिसाव या असुरक्षित प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकती है। यह त्रुटियां प्रशिक्षण की कमी किसकी वजह से हो सकती है? या तो उसको लेक ऑफ ट्रेनिंग, लापरवाही या गलत प्रतिक्रियाओं के कारण से हो सकती है। कई लोग बहुत होशियार बनते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं, अरे हम तो अभी कर लेंगे, ऐसे मास्क ग्लव्स लगाएंगे, अरे हमसे तो हो जाएगा। तो इन चीजों की वजह से ये अरे हमसे तो हो जाएगा, इन्हीं की वजह से क्या होती हैं? त्रुटियां होती हैं, इन्हीं की वजह से गलतियां होती हैं। ऐसे कामों में कभी होशियारी नहीं बतानी चाहिए, भले ही 5 मिनट लेट कर दो, 10 मिनट लेट कर दो, लेकिन प्रॉपर करो। नेक्स्ट करो बेटा। क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? प्रोवाइड थ्रो ट्रेनिंग टू ऑल लेबोरेटरी पर्सनल। सभी प्रयोगशाला कर्मचारियों को उचित ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उचित प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट करो। फॉलो स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी। जो प्री डिसाइडेड चीजें हैं, जो पहले से डिसाइडेड हैं चीजें, जो नियम कानून जो पहले से डिसाइडेड है, उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए, उनका हमेशा पालन करना चाहिए। अगर लैब में लगा हुआ है कि नो स्मोकिंग, तो इट शुड बी फॉलो। ये चीज इंश्योर होनी चाहिए कि वहां पे कोई भी स्मोकिंग ना करे, क्योंकि ये एसओपीज हैं, ये प्री डिसाइडेड चीजें, इनसे खतरा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करो। यूज क्लियर लेवल्स एंड डबल चेक एवरीथिंग। सभी चीजों को स्पष्ट चिन्हित होनी चाहिए, जो भी केमिकल्स रखे हुए, जो भी चीजें रखी हुई, उनके ऊपर एक लेबलिंग होनी चाहिए। किस चीज की? कि ये क्या है, इससे क्या खतरा हो सकता है, ये कितने डिग्री पे इसको स्टोर कैसे करके रख सकते हैं, उनकी लेबलिंग होनी चाहिए। और कोई भी अगर जांच की जरूरत पड़ती है तो उसको दोबारा रिपीट कर देना चाहिए। समझ गए? नेक्स्ट करो। तो ये आपके पूरे लेबोरेटरी हैजार्ड्स कंप्लीट हुए। समझ आई बात? कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना हो? किन किन खतरों से सामना हमारा लेबोरेटरी में हो सकता है, इन सभी तरीके के खतरों के बारे में हमने चर्चा कर ली, कोई भी नहीं बचा। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछें। एनी डाउट? नहीं है? पक्का?